राष्ट्रपति किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। कोई प्रधानमंत्री अगर लोकसभा में बहुमत खो दिया है तो उसकी बात को मानना या न मानना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। साथ ही साथ राष्ट्रपति उस पद से बर्खास्त करते हैं या नहीं करते हैं, यह भी राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। सैन्य संबंधी अधिकार। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। युद्ध की समाप्त और युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। सलाहकारी अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि कानूनी मामलों पर सुप्रीम कोर्ट को सलाह ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य होता है, लेकिन राष्ट्रपति सलाह लेने के लिए बाध्य नहीं होता है। राजनीतिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति भारत के राजदूतों को विदेश में भेजता है तथा विदेशी राजदूत को भारत में आने की अनुमति देता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौता राष्ट्रपति के नाम से होता है। विदेश जाने वाले मंत्री राष्ट्रपति से अनुमति लेकर जाते हैं। वीटो संबंधी अधिकार। वीटो लैटिन भाषा शब्द है जिसका अर्थ शाब्दिक अर्थ रोकना होता है। भारत के राष्ट्रपति को वीटो संबंधी अधिकार अनुच्छेद 111 के तहत प्राप्त है। अत्यंतकारी वीटो। अत्यंतकारी वीटो। राष्ट्रपति जब विधेयक को पूरी तरह से रद्द कर देता है तो उस अत्यंतकारी वीटो कहा जाता है। इस वीटो को समाप्त कर दिया गया है। निलंबनकारी वीटो। राष्ट्रपति जब पुनर्विचार के लिए जब विधेयक को लौटाते हैं तो उस निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। जेबी वीटो या पकड़ वीटो। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को न ही हस्ताक्षर करते हैं और न ही पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं बल्कि उसे अपने पास ही रख लेते हैं तो उसे पकड़ वीटो या जेबी वीटो कहा जाता है। डाक संशोधन विधेयक 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का उपयोग किया था। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। उसका निकास सनी। उ से उपराष्ट्रपति, स से सभापति, क से कार्य, नि से निर्वाचन, का से कार्यकाल, स से समय, स से शपथ, नि से निर्वहन। नि से निर्वहन। उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यह देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रतिनिधि सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति संभालेंगे। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता। भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, उम्र 35 वर्ष हो, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखा हो। उपराष्ट्रपति चुनाव के में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य। 15,000 जमानत राशि। 1/6 भाग वोट न मिलने पर जमानत राशि जब्त। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल पूर्ण होने के कारण सृजित रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के समाप्ति के पूर्व संपन्न करा लिया जाएगा। उपराष्ट्रपति की मृत्यु या त्याग पत्र या पद से हटाए जाने के कारण उत्पन्न रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन यथाशीघ्र कराया जाएगा। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए सबसे पहले राज्यसभा से विधेयक पारित किया जाता है। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति दिलवाते हैं। अनुच्छेद 70 जब राष्ट्रपति का पद खाली हो उसी समय उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का पद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। ऐसी स्थिति 1969 ईस्वी में हुई थी। उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे जो कि राष्ट्रपति के पद को संभाले थे। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के संबंधित मामले सुप्रीम कोर्ट देखेगी। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति तथा कुछ मामलों में दंडादेश को नियमित, माफ या लघुकृत करने की शक्ति। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह सहयोग देने हेतु मंत्रिपरिषद होगा। राष्ट्रपति को अपने से आशा की जाती है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल द्वारा दिए गए सलाह या सहयोग के अनुसार ही काम करेंगे। 44वां संविधान संशोधन 1978 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह मंत्रिपरिषद के सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन अगर वही सलाह दोबारा आता है तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य हो जाता है। मंत्रिपरिषद में मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर कैबिनेट मंत्री, 2 नंबर राज्य मंत्री, 3 नंबर उप मंत्री, जो कि कैबिनेट मंत्री अध्यक्ष होता है और राज्य मंत्री और उप मंत्री सहायक होता है कैबिनेट मंत्री का अध्यक्ष का।
कैबिनेट मंत्री विभाग का अध्यक्ष होता है। राज्य मंत्री, उप मंत्री कैबिनेट मंत्री का सहयोगी होता है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्री का वैसा समूह जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री सभी शामिल होते हैं, उसे मंत्रिपरिषद कहा जाता है। और मंत्रिमंडल, मंत्रियों का ऐसा समूह जिसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, उसे मंत्रिमंडल कहा जाता है। एक बड़ा निकाय है, मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय है, जबकि मंत्रिमंडल एक छोटा निकाय है। मंत्रिपरिषद इसकी बैठक नहीं होती है, मंत्रिमंडल की बैठक होती है। मूल संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का जिक्र है। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता पीएम करते हैं। इस बैठक में निर्णय सर्वसम्मति के आधार पर लिया जाता है। यदि मंत्रिमंडल का कोई सदस्य निर्णय से सहमति नहीं देता है तो उसे त्याग पत्र देना होता है। मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का विवरण नहीं है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया है। भारतीय संविधान का एकमात्र अनुच्छेद 352 है जिसमें मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया है। 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल सीटों की 15% से अधिक अर्थात संख्या में 82 से अधिक नहीं हो सकता है। मंत्री बनने के लिए संसद के दोनों सदनों के में से किसी एक सदस्य का सदस्य बनना आवश्यक है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को पीएम के पद की नियुक्ति करते हैं। पीएम भारत सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है। पीएम लोकसभा का नेता होता है। पीएम ही भारत सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। भारत में पीएम बनने के लिए दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य आवश्यक होना है। बिना किसी सदन के संस्था के कोई भी व्यक्ति अधिकतम 6 महीना तक पीएम के पद पर रह सकता है। अनुच्छेद 75 के 1 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। 75 का 3 केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 75 के 4 केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्री कर्तव्य निर्वहन के पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष अपना शपथ ग्रहण करेंगे। 75 के 5 बिना किसी सदन के सदस्यता के कोई भी व्यक्ति 6 महीने तक के लिए मंत्री के पद पर रह सकता है। 6 महीने के भीतर संसद की सदस्यता लेना आवश्यक है। अगर सदस्य नहीं ले पाता है तो मंत्री पद चला जाता है। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यकाल सामान्य तौर पर 5 वर्षों का होता है। अविश्वास प्रस्ताव, यह प्रस्ताव लोकसभा में विपक्षी पार्टियों के 50 सदस्यों के लिखित समर्थन के लिए लोकसभा में लाया जाता है। सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव भारत के पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था, लेकिन प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले पीएम विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं। प्रधानमंत्री और कार्यकाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964, लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966, श्रीमती इंदिरा गांधी 1966 से 1977 और 1980 से 1984, मोरारजी देसाई 1970 से 1979, चौधरी चरण सिंह 1979 से 1980, राजीव गांधी 1984 से 1989, विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 से 1990, चंद्रशेखर 1990 से 1991, पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996, अटल बिहारी वाजपेयी 1996 से मात्र 13 दिन बने थे। एच.डी. देवगौड़ा 1996 से 1997, आई.के. गुजराल 1997 से 1998, अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 2004, मनमोहन सिंह 2004 से 2014, नरेंद्र मोदी 2014 से अभी तक बने हुए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के निधन के होने के बाद देश के ग्राहक पीएम गुलजारी नंदा बने थे। देश की प्रथम एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी है। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी है। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई 81 वर्ष के नाम दर्ज है। वही सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड 40 वर्ष राजीव गांधी के नाम है। चौधरी चरण सिंह ऐसे पीएम है जिन्होंने कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया है। भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में बीजेपी की सरकार बनी थी। मोरारजी देसाई जो कि प्रधानमंत्री बने थे। नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद राष्ट्रीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय परिषद इत्यादि संगठन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 76 भारत का एक महान्यायवादी होगा। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। महान्यायवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। महान्यायवादी का कोई कार्यकाल नहीं होता है। महान्यायवादी को
₹2,50,000 वेतन दिया जाता है पर माह। पद पर रहते हुए महान्यायाधीश निजी केस लड़ सकता है। देश के प्रथम महान्यायाधीश शीतल वर्मा थे। विधायिका कानून का निर्माण करने वाली सर्वोच्च संस्था को विधायिका कहते हैं। भारतीय संसदीय व्यवस्था में विधायिका के अंतर्गत मूलतः लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। संसद भारत में कानून का निर्माण करने वाली सर्वोच्च संस्था संसद है। अनुच्छेद 79 राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर जो संस्था बनता है उसे संसद कहा जाता है। लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों को सांसद यानी MP कहा जाता है और विधानसभा के सदस्यों को MLA कहा जाता है। MLA कहा जाता है। राज्यसभा अनुच्छेद 80 राज्यसभा का एक सदन भारत का एक सदन राज्यसभा होगा। अनुच्छेद 80 भारत यानी कि अनुच्छेद 80 क्या बोलता है? राज्यसभा। अगर राज्यसभा को कई नामों से जाना जाता है जैसे कि उच्च सदन, द्वितीय सदन, बड़ों का सदन। राज्यसभा को पहले राज्य परिषद कहा जाता था। राज्य परिषद का नाम बदलकर 1954 में ईस्वी में राज्यसभा कर दिया गया था। राज्यसभा के लिए पहली बार चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ था। राज्यसभा के अस्थायी सदन के रूप सदन है जिस कारण इसे भंग नहीं किया जा सकता है। इस सदन का कोई कार्यकाल नहीं होता है बल्कि सदन के सदस्यों का कार्यकाल होता है। ओके। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर इस सदन के सदस्यों के सदन के 1/3 सदस्य पद युक्त होते हैं। राज्यसभा को शिक्षित का तथा बूढ़ों का सदन कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्य बनने की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य के चुनाव में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्यसभा के कार्य उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरुआत राज्यसभा से होती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्यसभा को अधिकार देता है कि वह अपने 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करके राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार भारत के संसद को दे सकता है। अनुच्छेद 312 राज्यसभा को अधिकार देता है कि IAS IPS जैसे अखिल भारतीय सेवा का सूजन माने उत्पत्ति कर सकता है राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत। राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा प्रथम उप सभापति प्रोफेसर कृष्णमूर्ति बने थे। राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं लेकिन वर्तमान में 245 सीट है। 245 में 12 सीट राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र मनोनीत किए जाते हैं। वही 233 सीट राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया जाता है। लोकसभा अनुच्छेद 81 में है लोकसभा। भारत का एक सदन लोकसभा होगा। इस सदन को कई नामों से जाना जाता है जैसे प्रथम सदन, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, जनता का सदन। पहली बार लोकसभा के लिए चुनाव 1951-52 में हुआ था। 1954 में जनता का सदन का नाम बदलकर लोकसभा कर दिया गया। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष तथा मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष तथा मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर होता है जिसमें भारत के 18 वर्ष से अधिक आयु के आम नागरिक भाग लेते हैं जिसका भारत की मतदाता सूची में हो। मूल संविधान में सीटों की संख्या 5 थी। 7वां संविधान संशोधन के तहत बढ़ाकर 525 किया गया और 38वां संविधान संशोधन के तहत बढ़ाकर 545 कर दिया गया। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है जबकि वर्तमान में सदस्यों की संख्या 543 है। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत या संबंधित प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी अध्यक्ष लोकसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों में सबसे वरिष्ठ सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर के रूप में भी राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अनुच्छेद 89 राज्यसभा का एक सभापति और उप सभापति होगा। राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका सभापति उसके सदस्य नहीं होते हैं। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है जो कि सदन का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है।
अनुच्छेद 90 उपसभापति के पद रिक्त होने के विषय में जानकारी देता है। उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प राज्यसभा में लाया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का साधारण बहुमत से अगर संकल्प पारित कर देते हैं तो उन्हें पद से हटना होता है। सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होने पर राज्यसभा की अध्यक्षता राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करेंगे वह करेगा। साधारण बहुमत उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% से अधिक साधारण बहुमत कहलाता है। विशेष बहुमत सदन की कुल सदस्यता का 2/3 बहुमत। कितना? 2/3 बहुमत। अनुच्छेद 92 सभापति और उपसभापति पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन होते पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम नहीं कर सकेंगे। अनुच्छेद 92 के तहत सभापति और उपसभापति पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन होते पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम नहीं कर सकेंगे। अनुच्छेद 93 लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 93 लोकसभा का एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद ग्रहण करने के लिए लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है। अनुच्छेद 94 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने की जानकारी प्रदान करता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा की बैठक को नियंत्रित करते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संसद के विभिन्न समितियों के सदस्य की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अनुच्छेद 96 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो पीठासीन अधिकारी के रूप में अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं काम करेंगे। संसद का सचिवालय अनुच्छेद 98 लोकसभा राज्यसभा का अपना अपना एक सचिवालय होता है। सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है। महासचिव का पद एक प्रशासनिक पद है। सचिवालय का काम प्रतिदिन के कामों का निपटाना होता है। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बाद लोकसभा का तीसरा सबसे बड़ा अधिकारी महासचिव होता है। लोकसभा का प्रथम महासचिव एम.एन. कौल थे। लोकसभा का प्रथम महिला सचिव स्नेहलता श्रीवास्तव। राज्यसभा का प्रथम महासचिव एस.एन. मुखर्जी। अनुच्छेद 100 संसद की गणपूर्ति के बारे में वह न्यूनतम संख्या जिसकी उपस्थिति होने से संसद का साधनों में काम होना शुरू हो जाता है उसे संसद की गणपूर्ति करते हैं। संसद के साधनों की गणपूर्ति उसकी कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। सदस्य संख्या के संदर्भ में लोकसभा की गणपूर्ति 55 सदस्य तथा राज्यसभा की गणपूर्ति 25 सदस्य होता है। विपक्षी नेता को कैबिनेट मंत्री के समान सुख सुविधा वेतन विशेषाधिकार प्राप्त होता है। संसद के 2 सत्र के बीच 6 महीने के अधिक का समय नहीं होना चाहिए अर्थात 1 वर्ष में संसद का 2 सत्र आयोजित होना चाहिए। संसद के सत्र आहूत और सत्रावसान। बजट सत्र जो कि फरवरी से मई तक होता है। सबसे बड़ा सत्र प्रथम सत्र कहलाता है। मानसून सत्र जो कि जुलाई से अगस्त तक चलता है। शीतकालीन सत्र जो कि नवंबर से दिसंबर तक चलता है जिसे छोटा सत्र या फिर अंतिम सत्र कहा जाता है। छोटा सत्र या फिर अंतिम सत्र कहा जाता है। संसद की कार्यवाही 11 बजे से लेकर रात को 6 बजे तक होता है। 11 बजे से लेकर रात को 6 बजे तक होता है। प्रश्नकाल जो कि 11 बजे से लेकर 12 बजे तक होता है। शून्यकाल 12 बजे से लेकर 1 बजे तक होता है। लॉन्च 1 बजे से लेकर 2 बजे तक होता है। चर्चा और प्रस्ताव 2 बजे से लेकर 6 बजे तक होता है। पूरा सबसे लंबा होता है 4 घंटा का ये चर्चा और प्रस्ताव जो कि 2 बजे से लेकर 4 बजे तक होता है। शून्यकाल का नाम भारत के मीडिया ने 1962 में दिया था। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र का आहूत और सत्रावसान विघटन की चर्चा। अनुच्छेद 85 में स्थगन माने कुछ समय के लिए रुकना, आहूत और शुरू करना, सत्रावसान माने समाप्त करना, विघटन माने भंग करना। लैम डक सत्र या फिर पंगु सत्र नई लोकसभा के बैठक के ठीक पहले पुरानी लोकसभा के अंतिम बैठक में लैम डक सत्र कहलाता है तथा पुरानी लोकसभा के वैसे सदस्य जो नई लोकसभा हेतु निर्वाचित हुए हैं लैम डक सदस्य कहलाते हैं। विधेयक सामान्य तौर पर 4 प्रकार के विधेयक होते हैं। संविधान संशोधन विधेयक, साधारण विधेयक, धन विधेयक। एक चौथा है जो बाद में से लाल रंग में लिखे होंगे उसे बता देंगे हम आपको। पहला संविधान संशोधन विधेयक वैसा विधेयक जिसके तहत संविधान में बदलाव होता है उसे संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। यह विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के लाया जा सकता है। इस विधेयक को लाने के लिए राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। इस विधेयक को लेकर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। राष्ट्रपति इस विधेयक को लेकर वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों को
अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित करना होता है। साधारण विधेयक, यह विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इस विधेयक को लाने के लिए राष्ट्रपति को पूर्ण अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। जो भी सदन इस विधेयक को लाता है वह साधारण बहुमत से पारित करता है। उसके बाद यह विधेयक दूसरे सदन में जाता है। दूसरा सदन इसे निम्न निर्णय दे सकता है, स्वीकार करेगा। अगर स्वीकार कर लेता है तो इस विधेयक के पास तो यह विधेयक राष्ट्रपति को आ जाता है। राष्ट्रपति इस विधेयक को निम्न निर्णय दे सकता है, स्वीकार करेगा, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, पॉकेट विटो का प्रयोग कर सकते हैं। राष्ट्रपति इस विधेयक को जाएगा, उसके पास राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो ये सब काम कर सकते हैं राष्ट्रपति। अगर स्वीकार नहीं करेगा, संशोधन करता है जिसे पहले सदन नहीं मानता हो, तो 6 महीने तक विधेयक पर कोई निर्णय नहीं दे सकता है। इन सभी स्थितियों में यह मान लिया जाता है कि विधेयक को लेकर दोनों सदनों के बीच मतभेद है। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 160 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, लोकसभा में आया था। यहाँ पर निर्णय अनुच्छेद 118 के तहत लोकसभा में नियम प्रक्रिया के तहत लिया जाता है। संयुक्त अधिवेशन में विधेयक साधारण बहुमत से पारित होता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगर अध्यक्ष ना हो तो उपाध्यक्ष करते हैं, और उपाध्यक्ष भी ना हो तो राज्यसभा के सभापति करते हैं। अगर अभी तक भारतीय इतिहास में 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। दहेज निवारक अधिनियम 1960 को लेकर 1961 में, बैंकिंग सेवा अधिनियम 1977 को लेकर 1978 में, निवारक निरोध कानून पोटा को लेकर 2002 में। धन विधेयक, वैसा विधेयक जिसमें निम्न बातें कही गई धन विधेयक कहलाता है। यह विधेयक अनुच्छेद 110 के 1 के तहत कही गई है। किसी कर को लगान या समाप्त करना, ये धन विधेयक कहलाता है। भारत के संचित निधि से धन निकालना या जमा करना एक धन विधेयक कहलाता है। कर के दर को बढ़ाना या घटाना धन विधेयक कहलाता है। भारत के आकस्मिक निधि से धन निकालना या जमा करना धन विधेयक कहलाता है। भारत सरकार द्वारा लिया गया ऋण धन विधेयक कहलाता है। अनुच्छेद 10 के 1 धन विधेयक, अनुच्छेद 10 के 1 धन विधेयक, अनुच्छेद 110 के 2 आर्थिक दंड या जुर्माना, आर्थिक दंड या जुर्माना तथा स्थानीय पदाधिकारी द्वारा लगाए गए टैक्स संबंधी प्रावधान धन विधेयक में शामिल नहीं होता है। धन विधेयक को लेकर समस्त निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्ण अनुमति से पहले लोकसभा में लाया जाता है। धन विधेयक को लेकर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति का वीटो संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट होता है, लेकिन संविधान में इस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। भारत सरकार का समस्त धन जिस निधि से जमा होता है उसे संचित निधि कहते हैं। इसकी चर्चा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266 में है। अनुच्छेद 113 अनुदान की मांग, अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक, अनुच्छेद 115 अनुपूरक बजट, अनुच्छेद 117 लेखादान की चर्चा, अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक, अनुच्छेद 122 संसद में हुए कार्यवाही की जांच करने का अधिकार न्यायालय को नहीं होता है। संसदीय समिति, प्राक्कलन समिति, इसे आकलन एस्टीमेट समिति के नाम से भी जाना जाता है। 1950 ईस्वी में भारत के वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर बजट के पूर्व अनुमान लगाने हेतु प्राक्कलन समिति का गठन किया गया। इसमें केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। यह सबसे बड़ी स्थायी समिति है। इस समिति का अध्यक्ष हमेशा सत्ताधारी दल का नेता कोई होता है। लोक लेखा समिति, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 1930 ईस्वी में लोक लेखा समिति का गठन हुआ। इसमें सदस्यों की संख्या 22 होती है। इसमें से 15 सदस्य लोकसभा में, 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। इस समिति का अध्यक्ष लोकसभा के विपक्ष का नेता होता है। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक सीएजी के द्वारा जो रिपोर्ट जाता है उस रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति करता है। यह समिति अपना रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय, भाग 5 अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक। अनुच्छेद 124 भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट का गठन 28 जनवरी 1950 को हुआ। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की संख्या 34 है। अनुच्छेद 124 के 2 सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति कॉलेजियम की मदद से करते हैं। अनुच्छेद 124 के 3 सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता के विषय में जानकारी प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए हाई कोर्ट में 5 साल न्यायाधीश, 10 साल वकील होना चाहिए। राष्ट्रपति की नज़र में कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। अनुच्छेद 125 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन, भत्ता और पेंशन की जानकारी देता है। अनुच्छेद 126 सुप्रीम कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 130 सुप्रीम कोर्ट के स्थान। अनुच्छेद 131 सुप्रीम कोर्ट के प्राथमिक क्षेत्र का या मूल क्षेत्र का अधिकार।
ऐसी सभी मामले में जो सीरियल और बरसों सुप्रीम कोर्ट में रखा जाता है, वह सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक या मूल क्षेत्रकारी माना जाता है। दो राज्यों के बीच होने वाले विवाद, ये सब आता है उनमें। किस चीज़ में आता है? तो आपको बता दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या मूल क्षेत्राधिकार में। भारत और सरकार और किसी राज्य के बीच होने वाला विवाद, भारत सरकार और दो या दो से अधिक राज्यों सरकार के बीच होने वाला विवाद, ये सब आता है सुप्रीम कोर्ट मूल क्षेत्राधिकार में। ये सभी विवाद अनुच्छेद 131 के तहत हल किया जाता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया बने थे। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवाई है तथा वह इस पद पर आसीन होने वाले पहले बौद्ध व्यक्ति बन गए हैं। सबसे अधिक समय तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रिकॉर्ड यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ है। सबसे कम समय तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कमल नारायण सिंह है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG भाग 5 अनुच्छेद 148 से 151। अनुच्छेद 148 भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक है। CAG की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। कार्यकाल पूरा होने के बाद यह दोबारा चुने जाने के लिए पात्र नहीं होते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद CAG भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई भी पद धारण करने के योग्य नहीं होता है। CAG सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद से हटाने की प्रक्रिया समान होती है। इन्हें 2/3 बहुमत से पारित विधेयक के आधार पर नहीं हटाया जाता है। यह अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है। यह भारत सरकार के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। अनुच्छेद 149 CAG कार्य शक्ति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। भारत के संचित निधि या राज्य की संचित निधि से जो धन निकाला जाता है वह भारत के सभी काम के लिए खर्च हुआ या नहीं, इसकी जांच भारत के CAG करते हैं। यह अपना रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को देता है। भारत के प्रथम CAG नरहरि बने थे। भारत के वर्तमान CAG संजय मूर्ति हैं। भाग 6 राज्य का शासन अनुच्छेद 152 से 237। राज्य का शासन कार्यपालिका जो कि 152 से 167 तक, विधायिका 169 से 213 तक, न्यायपालिका 214 से 237 तक। कार्यपालिका में राज्यपाल आता है, मुख्यमंत्री आता है, मंत्रिपरिषद आता है। विधायिका में विधानसभा आता है, विधान परिषद आता है। न्यायपालिका में उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। रकानी कायोसस, र से राज्यपाल, क से कार्यपालिका, न से नियुक्ति, क से कार्यकाल, यो से योग्यता, स से शर्त, स से शपथ। अनुच्छेद 153 राज्यपाल के बारे में 153 से लेकर 162 तक है। राज्यपाल 153 से 162 तक है राज्यपाल। 153 प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत प्रस्ताव के तहत प्रावधान किया गया है कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। 54 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होता है, अर्थात राज्य सरकार के सभी काम राज्यपाल के नाम से होता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, वही राज्य का वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्यपाल को कभी भी पद से हटा सकते हैं। संविधान में राज्यपाल को पद से हटाने का संबंध में कोई प्रक्रिया की चर्चा नहीं किया गया। अनुच्छेद 156 राज्यपाल के कार्यकाल के विषय में जानकारी प्रदान करता है। सामान्य तौर पर राज्यपाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन राष्ट्रपति कभी पद से हटा सकते हैं। ये राष्ट्रपति के साथ प्रदान होते हैं। अनुच्छेद 157 राज्यपाल बनने की योग्यता, भारत का नागरिक हो, उम्र कम से कम 35 वर्ष हो, लाभ के पद पर ना हो। जो व्यक्ति जिस राज्य का होता है वह उस राज्य का राज्यपाल नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 158 राज्यपाल पद के शर्त की जानकारी प्रदान करता है। इस पद की निम्न शर्तें हैं। राज्यपाल राजभवन में रहेंगे, निर्धारित वेतन प्राप्त करेंगे, नियुक्ति के बाद अन्य कोई भी लाभ का पद ग्रहण नहीं करेंगे। अनुच्छेद 159
राज्यपाल का शपथ ग्रहण संबंधित राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल का शपथ ग्रहण होता है। अनुच्छेद 160 आकस्मिक तौर पर राज्यपाल का पद रिक्त होने पर राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन की जानकारी प्रदान करता है। अनुच्छेद 160। अनुच्छेद 161 राज्यपाल को क्षमादान करने का अधिकार प्रदान करता है। राज्यपाल भी राष्ट्रपति के भांति 5 प्रकार से क्षमादान कर सकता है, जो कि निम्न है: क्षमा, परिहार, प्रविलंबन, लघुकरण, विराम। राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति कर सकते हैं। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विषय में जानकारी प्रदान करता है। राज्यपाल की कार्य अधिकार शक्ति। सीएम महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इन तीनों को 35 वर्ष में आप लोग बन सकते हैं। और राज्यपाल विधान परिषद 30 वर्ष बन सकता है। लोकसभा विधानसभा 25 वर्ष में बन सकता है। लोकपाल का अध्यक्ष बनने के न्यूनतम 45 वर्ष होना चाहिए। विधायी संबंधी अधिकार। विधानसभा विधान परिषद के सत्र को आहूत करने और सत्रावसान करने का अधिकार राज्यपाल को होता है। मुख्यमंत्री अथवा मंत्रिपरिषद की सलाह पर विधानसभा को भंग करने का अधिकार राज्यपाल को होता है। राज्य के धन विधेयक को राज्यपाल के पूर्व अनुमति से विधानसभा में लाया जाता है। अगर विधानसभा विधान परिषद सत्र में न हो और कानून की आवश्यकता हो तो इस स्थिति में राज्यपाल अनुच्छेद 2 से 13 के तहत अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश वही महत्व होता है जो विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून का होता है। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा 1/6 भाग सदस्यों का मनोनयन साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, साहित्य, सहकारिता आदि में किया जाता है। आपात संबंधित अधिकार। अगर राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राज्यपाल की अनुशंसा पर अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 103 कहता है कि राज्यपाल को उसके कार्यों में सलाह और सहयोग देने हेतु एक मंत्रिपरिषद है जिसका मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल से यह आशा की जाती है कि वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर सहयोग से ही कार्य करेंगे। 40वां संविधान संशोधन 1973 राज्यपाल को यह अधिकार देता है कि वह मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए सलाह को सहयोग को एक बार पूर्वाचार के लिए लौटा सकते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्री 3 प्रकार के होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। राज्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए विधानसभा या विधान परिषद के दोनों सदनों में किसी भी एक सदस्य का सदस्य होना आवश्यक होता है। राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या संबंधित राज्य के विधानसभा के 15% से अधिक नहीं होगा तथा कम से कम 12 मंत्री होगा। राज्य मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करने के लिए विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अगर विधानसभा इस प्रस्ताव को साधारण बहुमत से पारित कर देती है तो राज्य मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाता है। अगर सीएम विधानसभा का सदस्य नहीं होता, विधानसभा में आए अविश्वास प्रस्ताव सीएम मतदान नहीं करेगा। अगर सीएम विधानसभा का सदस्य नहीं हो तो राष्ट्रपति चुनाव में वह भाग नहीं ले सकता है। मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 164 विधानसभा के चुनाव में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करता है। सीएम विधानसभा का नेता होता है। मुख्यमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं होता है, बल्कि कोई व्यक्ति तब तक मुख्यमंत्री के पद पर रह सकता है जब तक कि उसे विधानसभा से बहुमत प्राप्त है, जैसे नीतीश कुमार 2005 से लेकर अब तक बने हुए हैं। सीएम अपना त्याग पत्र राज्यपाल को देते हैं। सीएम को शपथ राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाया जाता है। सीएम राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। सामान्य तौर पर भारत के संविधान में काम का विवरण राज्यपाल के नाम से है, लेकिन उस काम को करता सीएम ही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राज्य के संदर्भ में कार्यपालिका संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, लेकिन राष्ट्रीय प्रमुख सीएम होता है। 168 राज्यपाल के काम का विवरण। राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय से राज्यपाल को अवगत सीएम करेंगे, यानी राज्य मंत्रिपरिषद राज्यपाल के बीच योजक कड़ी के रूप में सीएम करते हैं। सीएम के पद से हटाने के लिए विपक्षी दलों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो फिर सीएम अपना त्याग पत्र देना होता है। सीएम त्याग पत्र देते ही मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाता है।
अगर पद पर रहते हुए सीएम का निधन हो जाता है तब संपूर्ण मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम सीएम श्री कृष्ण सिंह बने थे। बिहार की पहली महिला सीएम श्रीमती राबड़ी देवी है। वर्तमान में बिहार के सीएम नीतीश कुमार है। इन्होंने पहली बार सीएम की पद की शपथ मार्च 2000 में लिया था। महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 कहता है कि प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता होगा। महाधिवक्ता राज्य सरकार सबसे बड़ा वकील होता है। राज्य के भीतर सभी न्यायालयों में राज्य सरकार की तरफ से पैरवी महाधिवक्ता करता है। राज्यपाल के द्वारा उस व्यक्ति को महाधिवक्ता के तौर पर नियुक्त किया जाता है जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। महाधिवक्ता एटॉर्नी जनरल का कोई कार्यकाल नहीं होता है, बल्कि यह एक प्रसाद पद है जिसे राज्यपाल कभी भी पद से हटा सकते हैं। इसे 1,25,000 कितना 25,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,25,000 वेतन दिया जाता है महाधिवक्ता को। महाधिवक्ता को अधिकार है कि वह विधानसभा या विधान परिषद किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, सदन में बोल सकता है, लेकिन मतदान में भाग नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 166 राज्य सरकार के कार्य संचालन के विषय में जानकारी प्रदान करता है। विधायिका 167 से अनुच्छेद 167 से 213 अनुच्छेद 167 राज्यपाल विधानसभा विधान परिषद को मिलाकर जो राज्य विधानमंडल का निर्माण करता है। राज्य के लिए विधि का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी संस्था विधानमंडल है। भारत में मात्र 6 राज्य है जहाँ विधान परिषद है। जिसको याद करने का ट्रिक ए जी कब तुम यूपी जाओगे। जी का मतलब कुछ नहीं, जाओगे मतलब कुछ नहीं, हटा दीजिए। ए से आंध्र प्रदेश, क से कर्नाटक, ब से बिहार, त से तेलंगाना, म से महाराष्ट्र, यू से यूपी। जिसको अभी दिया ही है यहाँ पे। ए से आंध्र प्रदेश, क से कर्नाटक, ब से बिहार, टू से तेलंगाना, म से महाराष्ट्र, यू से उत्तर प्रदेश। जिन राज्यों में विधान परिषद है वो द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य है, और जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है वो एक सदनीय विधायिका वाला राज्य है। अर्थात वर्तमान में द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य 6 है, जबकि 22 एक सदनीय विधायिका वाला राज्य है। विधान परिषद अनुच्छेद 167 विधान परिषद के सृजन और समाप्ति के विषय में जानकारी प्रदान करता है। किसी राज्य के विधान परिषद का सृजन करना हो, उसको लेकर सर्वप्रथम संबंधित राज्य के विधानसभा के द्वारा 1/2 बहुमत से संकल्प पारित किया जाता है और फिर उसे संसद के पास भेज दिया जाता है। अगर संसद इस प्रस्ताव को साधारण बहुमत से पारित कर देती है तब किसी राज्य के विधान परिषद का सृजन या समाप्ति हो जाता है। अनुच्छेद 171 विधान परिषद के संरचना के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यह अनुच्छेद कहता है कि किसी राज्य के विधानसभा के 1/3 सदस्य विधान परिषद में संख्या नहीं हो सकती है तथा कम से कम 40 सदस्य होंगे। विधान परिषद का चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कराया जाता है। इस चुनाव में भाग लेने वाले की निम्न योग्यता होती है। भारत का नागरिक हो, उम्र कम से कम 30 वर्ष का हो, लाभ के पद पर ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव निम्न तरीके से किया जाता है। 1/3 सदस्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों की तरह होता है और 1/3 जो है स्थानीय स्वशासन के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनयन साहित्य कला विज्ञान समाज के क्षेत्र में होता है। 1/12 शिक्षकों के द्वारा होता है। 1/12 स्नातक डिग्री प्राप्त छात्र के द्वारा होता है। सभापति उपसभापति विधान परिषद का सभापति उपसभापति बनने के लिए विधान परिषद का सदस्य होना आवश्यक है। अनुच्छेद 182 विधान परिषद के एक सभापति और एक उपसभापति होगा। अनुच्छेद 183 सभापति उपसभापति के पद रिक्त होने के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अनुच्छेद 183 सभापति और उपसभापति का पद निम्न स्थितियों में रिक्त हो सकता है। एक त्याग पत्र सभापति में त्याग पत्र उपसभापति को और उपसभापति में त्याग पत्र सभापति को देते हैं। पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाता है तब विधान परिषद में पद पर हटाने का संकल्प लाकर साधारण बहुमत से आधार पर हटा दिया जाता है। अनुच्छेद 184 सभापति के कार्य अधिकार और शक्ति। अनुच्छेद 185
अनुच्छेद 150 सभापति उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो पीठासीन अधिकारी तौर पर काम नहीं करेंगे। 14 दिन पूर्व सूचना देकर सभापति उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प लाया जाता है। विधानसभा अनुच्छेद 170 प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होगा। विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सीट होगा। वैसी राज्य की विधानसभा जिसमें 60 से 500 तक है, उन राज्यों में अनुच्छेद 170 लागू होता है। सिक्किम राज्य विधानसभा में 32 सीट और गोवा में 40 सीट है, अर्थात ये ऐसी राज्य हैं जिन्हें अनुच्छेद 170 लागू नहीं होता है। राज्य के संदर्भ में विधानसभा प्रथम और निम्न सदन कहलाता है तो वही विधान परिषद द्वितीय और उच्च सदन कहलाता है। विधानसभा के चुनाव में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। यह चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर होता है जिसमें आम जनता भाग लेती है। विधानसभा का चुनाव लड़ने हेतु निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो, उम्र कम से कम 25 वर्ष हो, लागू पद पर ना हो। विधानसभा का कार्यकाल उसकी प्रथम बैठक से 5 वर्षों का होता है, लेकिन राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर समय से पहले भी राज्यपाल के द्वारा भंग किया जा सकता है। आपात के दौरान भी विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। 42वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में पुनः लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। विधानसभा के पदाधिकारी अनुच्छेद 178 विधानसभा एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा। विधानसभा का एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वही हो सकता है जो विधानसभा का सदस्य होता है। विधानसभा के सदस्य ही अपने सदस्यों में से बहुमत प्राप्त के आधार पर एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनते हैं। अनुच्छेद 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद से रिक्ति होने की जानकारी प्रदान करता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद निम्न स्थितियों में रिक्त हो सकता है। त्यागपत्र विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देते हैं। पद पर रहते हुए मृत्यु होने से और विधानसभा के सदस्य साधारण बहुमत के आधार पर संकल्प पारित करते हैं तो अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 180 विधानसभा अध्यक्ष की कार्य अधिकार और शक्ति की जानकारी प्रदान करता है। अनुच्छेद 181 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष उपाध्यक्ष काम नहीं करेंगे। विधानसभा के कार्य राज्य का धन विधेयक सबसे पहले विधानसभा में रखा जाता है। जब विधेयक विधानसभा में द्वारा पारित हो जाता है तब यह विधेयक विधान परिषद में भेजी जाती है। विधान परिषद इस विधेयक को अधिक से अधिक 14 दिन तक रोक सकती है। विधानसभा द्वारा पारित किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद से अधिक 4 माह तक रोक सकती है। वैसा संविधान संशोधन विधेयक जो भारत की संघीय ढांचा को प्रभावित करता है उस विधेयक को संसदीय अनुमति के बाद राज्यों की विधानसभा की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। विधानसभा निर्वाचन संबंधी विधानसभा को निर्वाचित संबंधी अधिकार प्राप्त होता है। यह इस वजह से कह सकते हैं क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचन में सदस्य भाग लेते हैं। विधानसभा कार्यपालिका मुख्यमंत्री पर नियंत्रण रखती है। राज्य विधानसभा सीट विधान परिषद उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीट है, 100 विधानसभा सीट है और विधान परिषद 100 गो है। पश्चिम बंगाल में 294 गो है, विधानसभा सीट नहीं है। महाराष्ट्र में 288 है, विधानसभा सीट 278 गो है। बिहार में 243 है, विधानसभा सीट विधान परिषद सीट 75 है। तमिलनाडु में 234 है, मध्य प्रदेश में 230 है, कर्नाटक में 224 है और 75 गो विधान परिषद सीट है। राजस्थान में 200 है, गुजरात में 182 है, आंध्र प्रदेश में 175 है और 15 गो विधान परिषद सीट है। उड़ीसा में 147 है, केरल में 140 है, असम में 126 है, तेलंगाना में 119 है और 40 गो विधान परिषद सीट है। पंजाब में 117 है, हरियाणा छत्तीसगढ़ में 90 गो है, झारखंड में 81 गो है, उत्तराखंड में 70 गो है, हिमाचल प्रदेश में 60 गो है, मणिपुर मेघालय में 60 गो, त्रिपुरा अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मिजोरम गोवा ये सब में 40 गो है।
सिक्किम में 32 गो है, दिल्ली में 70 गो है, पुदुचेरी में 30 गो है। राज्य का न्यायपालिका। राज्य का न्यायपालिका उच्च न्यायालय हाई कोर्ट 214 से 231 उच्च न्यायालय के विषय में जानकारी प्रदान कर भारतीय संविधान का भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 214 के 231 देता है। अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त हाईकोर्ट हो सकता है। वर्तमान में भारत में कुल 15 हाईकोर्ट है। भारत में 2 केंद्र प्रदेश है ऐसा जिसका अपना हाईकोर्ट न्यायालय है दिल्ली जम्मू कश्मीर। दिल्ली हाईकोर्ट का गठन 1966 में हुआ था। केंद्र शासित प्रदेश और संबंधित हाईकोर्ट अधिमान्यवर्ती समूह कोलकाता हाईकोर्ट में, पुदुचेरी चेन्नई हाईकोर्ट में, लक्षद्वीप केरल हाईकोर्ट में, दादरा नगर हवेली दमन द्वीप मुंबई हाईकोर्ट में, चंडीगढ़ चंडीगढ़ हाईकोर्ट में, लद्दाख जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में। अनुच्छेद 215 हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 216 राज्यों में हाईकोर्ट का गठन। हाईकोर्ट में का गठन अधिकार भारत के संसद को है। भारत में 3 हाईकोर्ट ऐसे हैं जिनका क्षेत्राधिकार भारत एक से अधिक राज्यों में है। कौन कौन है? एक है चंडीगढ़ हाईकोर्ट, इस हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में पंजाब हरियाणा क्षेत्र राज्य आता है। मुंबई हाईकोर्ट इस राज्य के क्षेत्र में महाराष्ट्र गोवा राज्य आता है। गुवाहाटी हाईकोर्ट इस राज्य के क्षेत्र अधिकार में असम अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मिजोरम राज्य आता है। हाईकोर्ट और गठन वर्ष। कोलकाता हाईकोर्ट का गठन 1962 में, मद्रास का 1962 में, मुंबई का 1962 में, इलाहाबाद का 1966 19 सब में गलती बोल दिया यार 1862 में सॉरी। हाईकोर्ट कोलकाता हाईकोर्ट 1862 में, मद्रास 1862 में, मुंबई 1862 में, इलाहाबाद 1866 में, बेंगलुरु 1884 में, पटना 1916 में। ये तो हाईलाइट है, पटना 1916 में, पटना 1916 में, पटना 1916 में। जम्मू कश्मीर 1928 में, गुवाहाटी 1948 में, उड़ीसा 1948 में, राजस्थान 1949 में, मध्य प्रदेश 1956 में, केरल 1956 में, गुजरात 1960 में, दिल्ली 1966 में, चंडीगढ़ 1966 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में, सिक्किम 1975 में, उत्तराखंड 2000 में, छत्तीसगढ़ 2000 में, मेघालय 2013 में, मणिपुर 2000 में, त्रिपुरा 2013 में, आंध्र प्रदेश 1 जनवरी 2019 में, तेलंगाना 1 जनवरी 2019 में। उपनिवेशिक शासनकाल के दौरान 1861 ईस्वी में हाईकोर्ट अधिनियम पारित किया गया कि जिसके तहत भारत में हाईकोर्ट का गठन होगा प्रारंभ हुआ। आंध्र प्रदेश राज्य के विभाजन के पूर्व हैदराबाद हाईकोर्ट का गठन वर्ष 1954 को माना जाता है। अनुच्छेद 217 हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्ति के विषय में जानकारी प्रदान करता है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति निम्न की सलाह पर करते हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, राज्य के राज्यपाल की सलाह पर। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों बनने की योग्यता है भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष के तक एक या एक से अधिक राज्यों में अध्यक्ष वकील के तौर पर काम किया हो या फिर 10 वर्ष तक न्यायिक अनुभव हो। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का कोई कार्यकाल नहीं होता है बल्कि उसकी सेवानिवृत्ति की होती है। शपथ हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का शपथ राज्य के राज्यपाल 219 के तहत दिलवाया जाता है। त्यागपत्र हाईकोर्ट के न्यायाधीशों अपना त्यागपत्र भारतीय राष्ट्रपति को देते हैं। वेतन हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन 221 के तहत दिया जाता है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, तो वही पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 तथा अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,25,000 होता है। वित्तीय आपात के दौरान सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता में कटौती किया जाता है। अनुच्छेद 219 हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का शपथ। अनुच्छेद 221 हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 222 हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में हस्तांतरण। भारत के जितने भी हाईकोर्ट है वह राष्ट्रपति हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में हस्तांतरित निम्न के परामर्श से करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर जिस हाईकोर्ट से न्यायाधीश का स्थानांतरण होना है उस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर, जिस हाईकोर्ट में न्यायाधीशों को भेजना है उस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति निम्न स्थितियों में करते हैं। यदि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद पर रहते हुए निधन हो जाए
यदि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कार्य करने में असमर्थ हो, अगर किसी कारणवश अनुपस्थित हो। अनुच्छेद 224 अगर हाईकोर्ट में अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति। हाईकोर्ट के लिए अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति निम्न स्थितियों में करते हैं। अगर हाईकोर्ट में काफ़ी अधिक मामला लंबित हो तो हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की कमी हो। अगर अपर न्यायाधीश की नियुक्ति 2 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक के लिए होता है। 226 यह हाईकोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार देता है। हाईकोर्ट नागरिकों मौलिक अधिकार हनन होने की स्थिति में तथा अधिकारों के हनन होने की स्थिति में रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 227 हाईकोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय का अधीक्षण का अधिकार देता है। अनुच्छेद 229 हाईकोर्ट के अधिकारी और कर्मचारी की नियुक्ति तथा उन पर होने वाले व्यय की जानकारी देता है। हाईकोर्ट के अधिकारी और कर्मचारी की नियुक्ति हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 230 हाईकोर्ट के अधिकारिता संघ तक विस्तारित किया जाना। अनुच्छेद 231 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है, जैसे पंजाब हरियाणा के लिए चंडीगढ़ हाईकोर्ट। संसद और विधानमंडल के चुनाव में होने वाले विवाद को सीधे तौर पर हाईकोर्ट में रखा जाता है, अर्थात जो कि प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार में आता है को हस्तक्षेप से बचाने और सैनिकों को रखने के लिए सेना के बीच संसद बनाए रखना। इसके लिए न्यायालय का गठन किया जाता है। सेना न्यायालय में सेनाओं के ही बड़े अधिकारी न्यायाधीश होते हैं। सेना न्यायालय सैनिक से संबंधित 2 प्रकार के मामले को सुनवाई नहीं करता: अगर सैनिक ने गैर सैनिक हत्या की है, अगर सैनिक ने बलात्कार किया है। सेना न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट में नहीं की जा सकती है, लेकिन अगर मौलिक अधिकार से संबंधित मामला अनुच्छेद 32 और सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 224 के तहत अनुच्छेद 32 और सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 224 के तहत हाईकोर्ट में अपील किया जा सकता है। मोबाइल कोर्ट इस अवधारणा का जन्म APJ अब्दुल कलाम को मनाया जाता है। इस न्यायिक व्यवस्था में एक बस के भीतर सभी न्यायिक ढांचा को रखकर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर न्याय लोगों को दिया जाता है। इसका पहली बार प्रयोग हरियाणा के मेवात जिला में किया गया था। इस न्यायिक व्यवस्था को पहिए द्वारा और न्याय के तौर पर भी जाना जाता है। लोक अदालत इसका अर्थ लोगों का न्यायालय होता है। यह गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित न्यायिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अंतर्गत कोर्ट फी नहीं लगता है। इस व्यवस्था में निर्णय दोनों पक्षों के आपसी सहमति के आधार पर होता है, इसलिए इस अदालत को खिलाफ अपील किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय राज्य के न्यायपालिका के एक हाईकोर्ट न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय होता है, जिसे निम्न न्यायालय भी कहा जाता है। इस अधीनस्थ न्यायालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हाईकोर्ट के अधीन होता है। अधीनस्थ न्यायालय जिला न्यायालय में होता है, जिस कारण इसे जिला न्यायालय भी कहा जाता है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा हाईकोर्ट के सलाह से किया जाता है। वैसे व्यक्ति जो जिला न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया जाता है, जो काम में कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के तौर पर काम किया हो। जिला न्यायाधीश जब दीवानी मामला का सुनवाई करता है तो उसे जिला न्यायाधीश कहा जाता है, लेकिन जब अगर वह फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। अगर जिला न्यायालय में किसी को मृत्युदंड की सजा दी गई हो तो हाईकोर्ट के अमल के अपराधी को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है। भारत में न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का है। अधीनस्थ न्यायालय को न्यायिक समीक्षा का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। न्यायिक समीक्षा कार्यपालिका के द्वारा जारी आदेश तथा विधायिका द्वारा निर्मित संवैधानिक मूल्यों के तहत है या नहीं, इसकी जांच जो न्यायपालिका के द्वारा की जाती है उसे न्यायिक समीक्षा कहते हैं। न्यायपालिका ही न्यायिक समीक्षा करता है, इसलिए करते हैं क्योंकि संविधान की व्याख्या का अधिकार न्यायपालिका को ही होता है। न्यायिक समीक्षा संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के मूल ढांचा के अंतर्गत आता है, इसलिए संविधान संशोधन से भी इसे बदलाव नहीं किया जा सकता है। प्रत्यक्ष भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में न्यायिक समीक्षा की चर्चा नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर इसकी चर्चा मूलतः 13
3226 में है। जनहितवाद या लोकहितवाद सामान्य कानूनी प्रक्रिया में वह व्यक्ति न्याय के शरण में जाता है जिसका हित प्रभावित हुआ हो, लेकिन दक्षता और जागरूकता की कमी के कारण अगर कोई व्यक्ति न्यायालय के शरण में नहीं जा पाता है तो उसकी व्यक्ति के मामले को न्यायालय में किसी अन्य व्यक्ति के या सामाजिक संगठन के द्वारा उठाया जाता है। इसे ही लोकहितवाद कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति 1960 के दशक में अमेरिका में हुआ था। 1980 के दशक में इसे भारत में लागू किया गया है। भारत में इसे लागू करने का श्रेय न्यायमूर्ति PN भगवती कृष्ण अय्यर को है। जब यह व्यवस्था भारत में लागू हुआ था तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती थे। भाग 11 केंद्र राज्य संबंध अनुच्छेद 245 से 263 केंद्र राज्य संबंध को दो भागों में बांटा गया है, विधायी संबंधी अधिकार और प्रशासनिक संबंधी। विधायी का संबंधी अधिकार 245 से 255 से और प्रशासनिक संबंधी अधिकार 256 से 263 तक। अनुच्छेद 245 संसद द्वारा निर्मित कानून पूरे भारत वर्ष में लागू होता है, जबकि राज्य विधानसभा निर्मित कानून राज्य में लागू होता है।